India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तय समय में फ्लैट नहीं मिलने पर बिल्डर को वापस करने होंगे खरीदार के पूरे पैसे। 4 हफ्तों के भीतर ब्याज के साथ घर खरीदारों का पैसा वापस करना होगा। नाबालिग के अपहरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। कहा, नाबालिग लड़की की अपहरणकर्ता के साथ कथित प्यार, खुद ही बचाव के लिए की अनुमति नहीं दी जा सकती। विशेष विवाह अधिनियम के तहत भावी विवाह के नोटिस का प्रकाशन अनिवार्य करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया अहम फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने निर्माण स्थल की अनदेखी पर जाहिर की चिंता, अधिकारियों को हालात दुरुस्त करने का दिया निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. घर खरीदारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि घर खरीदार पर कोई भी बिल्डर एक तरफा करार नहीं थोप सकता। इसका मतलब अगर तय समय में बिल्डर्स घर बनाकर खरीदार को नहीं देता है तो बिल्डर्स को बिना किसी परेशानी के घर खरीदार को पूरे पैसे वापस करने होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को 4 हफ्ते के भीतर ब्याज के साथ घर खरीदारों का पैसा वापस करने का आदेश भी दिया है। साथ ही बिल्डरों को 9% ब्याज भी देना होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाते हुए कहा कि बिल्डर्स एक तरफा करार घर खरीदारों पर नहीं थोप सकता। ये उपभोक्ता कानून 1986 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले आ रहे हैं जो घर खरीदारों के पक्ष में हैं और उनके हितों का संरक्षण कर रहे हैं। ऐसा ही एक निर्णय शीर्ष अदालत की ओर से आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर का एक तरफा करार घर खरीदार पर लागू नहीं होगा। उसे प्रोजेक्ट समय से पूरा कर डिलीवरी नहीं देने पर घर खरीदार के पूरे पैसे वापस करने होंगे। जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने अपने फैसले में साफ कहा कि बिल्डर का एक तरफा करार और मनमानी अब नहीं चलेगी, क्योंकि जब घर खरीदार किस्तें या बकाया रकम देने में मजबूर होता है तो बिल्डर उस पर जुर्माना लगाता है और भुगतान करने को बाध्य करता है। लेकिन बिल्डर समय पर घर का पोजीशन यानी कब्जा न दे तो उस पर जुर्माना क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर 9% ब्याज के साथ बायर का पैसा वापस करने का आदेश दिया है। यदि बिल्डर इस आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसे पूरी राशि 12% के हिसाब से ब्याज देना होगा। ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम का है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने फैसले में कहा कि बिल्डर खरीद एग्रीमेंट में लिखे एक तरफा करार को घर खरीदार पर जबरन नहीं थोप सकता। कोर्ट डेवलपर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो उसने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ दायर की थी। आयोग ने आदेश दिया था कि प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा देरी होने और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेने के कारण बायर का पूरा पैसा वापस करे। कोर्ट के सामने मुद्दे थे कि कब्जा देने के लिए 42 महीने की अवधि कब से शुरू होगी, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के दिन से या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने के दिन से। दूसरे, क्या बिल्डर बायर एग्रीमेंट के प्रावधान एक तरफा और बिल्डर के पक्ष में है। तीसरे, क्या रेरा के होते हुए बायर उपभोक्ता अदालत में जा सकता है। चौथे, क्या प्रोजेक्ट के आवश्यक देरी होने की बिना पर बायर करार को निरस्त कर अपने पैसे ब्याज वापस ले सकता है। बिल्डर बायर को दूसरे प्रोजेक्ट में घर दे रहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बायर इस प्रावधान को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि करार बिल्कुल एक तरफा है और हर कदम पर पूरी तरह से बायर के खिलाफ और बिल्डर के पक्ष में है। ये उपभोक्ता कानून 1986 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है।
इस तरह की शर्त करार में डालना धारा 2 के विरुद्ध है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ये पहले से स्थापित है कि रेरा के साथ बायर उपभोक्ता अदालत में भी जा सकते हैं। रेरा एक्ट 2016 की धारा 79 इस पर रोक नहीं लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नाबालिग के अपहरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की की अपहरणकर्ता के साथ कथित प्यार खुद ही बचाव के लिए की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत दोषी ठहराए जाने को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ सहमति प्रकरण कोई बचाव नहीं है। नाबालिग लड़की की अपहरणकर्ता के साथ कथित आसक्ति खुद ही बचाव के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा करना अपहरण के अपराध के सुरक्षात्मक सार को कम करने के लिए समान होगा। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 363 और 366 के तहत दोषी ठहराए जाने को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। शीर्ष अदालत के सामने ये तर्क दिया गया था कि दोनों पक्ष अभियुक्त और अभियोजक प्यार में थे, जिसके कारण अभियोजन पक्ष ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई। इस प्रकार पीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक सहमति प्रकरण नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ बचाव हो सकता है। इस विवाद का जवाब देने के लिए पीठ ने आईपीसी की धारा 361 से 366 तक का उल्लेख किया, जो कानूनी संरक्षकों के पास से अपहरण और परिणामी सजा को परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 366 में ये कहा गया है कि एक बार अभियोजन पक्ष इस बात का सबूत देता है कि अपहरण लड़की को शादी करने के लिए मजबूर करने या उसके साथ अवैध यौन संबंध बनाने के इरादे के साथ किया गया था, तो वहाँ 10 साल की बढ़ी हुई सजा आकर्षित होगी। अदालत ने कहा कि पेश मामले में रिकॉर्ड पर साक्ष्य असमान रूप से बताते हैं कि अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष को उसके साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया। अदालत ने कहा उसकी मुख्य धारणा ये प्रतीत होती है कि उनके बीच सहमति प्रकरण के मद्देनजर अभियोजन पक्ष उसके साथ स्वेच्छा से शामिल हो गया। इस तरह की याचिका हमारी राय में कानून की स्पष्ट भाषा में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष 18 साल से कम उम्र का था। आरोपी ने एस वरदराजन बनाम राज्य मद्रास केस का हवाला दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि अपहरण का आरोप केवल ऐसे मामले में नहीं लगाया जाएगा जहां नाबालिग ज्ञान के साथ और अपने कार्यों के पूर्ण आयात को जानने की क्षमता स्वेच्छा से अभियुक्ति की ओर से किसी भी सहायता या प्रलोभन के बिना अपने अभिभावक की देखभाल को त्याग देता है। अपराध के हल्केपन को सजा के चरण में ध्यान में रखा जाना चाहिए। सजा के बारे में पीठ ने कहा कि अपहरण में कोई बल इस्तेमाल नहीं किया गया था, कोई भी पूर्व योजना, हथियार का इस्तेमाल या अश्लील उद्देश्य नहीं था। अन्य कारकों पर भी ध्यान देते हुए पीठ ने आरोपियों द्वारा पहले से ही काटी गई कैद की अवधि के लिए सजा की मात्रा कम कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 के तहत भावी विवाह का नोटिस प्रकाशित करने और धारा 7 के तहत उस पर आपत्तियां आमंत्रित कराने या स्वीकार करने के लिए आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा कि इस प्रकार के प्रकाशन को अनिवार्य बनाना स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों पर हमला करेगा, जिनके तहत संबंधित व्यक्ति द्वारा राज्य और गैर राज्य कारकों के हस्तक्षेप के बिना विवाह के लिए चयन की स्वतंत्रता भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को धर्मांतरण और शादी से जुड़े मसले को लेकर अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के मुताबिक अब अगर कोई अंतर धार्मिक शादी करता है तो उसे एक्ट के मुताबिक 30 दिन पहले नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये व्यवस्था वैकल्पिक मानी जाएगी। एक मामले में फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को गंभीर टिप्पणियां की। अंतर धार्मिक शादी से पहले नोटिस छापना या शादी को लेकर आपत्ति मांगना पूरी तरह गलत। ऐसा करना व्यक्ति की आजादी, निजता का उल्लंघन है। किसी भी नाबालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, इसमें परिवार, समाज या सरकार का दखल व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है। अगर शादी करने वाला जोड़ा ये नहीं चाहता है कि उनकी कोई भी जानकारी सार्वजनिक हो, तो ऐसा बिल्कुल ना किया जाए। ऐसा करना युवा पीढ़ी के साथ अन्याय करना होगा। किसी आपत्ति को भी ना मांगा जाए, लेकिन दोनों पक्ष व्यक्ति की पहचान, उम्र और अन्य जरूरी चीजों को सत्यापित कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये फैसला सुनाया है। जस्टिस विवेक चौधरी ने फैसला
साफिया सुल्ताना से जुड़े मामले में सुनाया। साफिया सुल्ताना ने एक हिंदू लड़के से शादी की थी, लेकिन उसका परिवार इससे खुश नहीं था, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया और अब हाईकोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इससे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अगर कोई अंतर धार्मिक शादी की जाती है तो दोनों ही पक्षों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर को नोटिस देने की आवश्यकता होती थी। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में दलील दी गई कि इस नियम के कारण शादी करने में दिक्कत आती है। इसी वजह से लोग अक्सर मंदिर मस्जिद में शादी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ वक्त पहले ही धर्मांतरण और जबरन अंतर धार्मिक विवाह को लेकर एक्ट पास किया गया था। यूपी में कई बार लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसके बाद यूपी सरकार ने एक्शन लिया। प्रदेश में अब जबरन धर्म परिवर्तन कराने, लालच देकर धर्म बदलवाने या शादी करने पर सजा, जुर्माने का प्रावधान है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों ने भी इसी ओर कदम बढ़ाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड रिजर्व करने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन और आने वाले त्योहारों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हम अभी भी ग्रे जोन में हैं। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आगे आते हुए कहा कि इसलिए निजी अस्पतालों को अभी अपने यहां कम से कम 40% आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखने के लिए कहा जाना जरूरी है। दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले साल सितंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व करने के आदेश थे। इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर एसोसिएशन की तरफ से चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में नवंबर में इस नोटिफिकेशन को मानते हुए अस्पतालों को 80% बेड रिजर्व करने का निर्देश दिया था, क्योंकि उस दौरान दिल्ली में हर रोज 8 से 10,000 कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे थे। दिल्ली में हाईकोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें एम्स के डायरेक्टर की राय भी ली गई। इस कमेटी ने कहा कि फिलहाल 80% से घटाकर 60% बेड रिजर्व करना काफी है, लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार इसको और घटाकर 40% करने की बात कह रही है। लेकिन अस्पतालों की तरफ से याचिका लगाने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ केयर एसोसिएशन का कहना है कि सरकार सरकारी अस्पतालों में बेड खाली होने के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू बेड क्यों है, जबकि आर्थिक रूप से दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों के बेड को रिजर्व करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को कुछ दे भी नहीं रही है। दिल्ली में दंगे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में दिल्ली हिंसा को लेकर तमाम पहलुओं पर बारीकियों से सुनवाई चल रही है और एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि जेएनयू छात्रा और पिंजरा तोड़ अभियान की कार्यकर्ता और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में आरोपी देवांगना कलिता के नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन की वीडियो की प्रति मुहैया कराने का अनुरोध करने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति सुरेश के कैद के समक्ष याचिका के सुनवाई योग्य होने या नहीं होने का मामला उठाया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी पुलिस को याचिका के सुनवाई योग्य होने या नहीं होने के संबंध में 1 सप्ताह में शपथ पत्र दायर करने दीजिए और इसके बाद यदि कोई जवाब होता तो उसके बाद 5 दिन के भीतर दायर किया जाएगा। मामले की आगे की सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख तय की गई है। दायर याचिका में कलिता ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में वीडियो और पुलिस के पास मौजूद, आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो पुलिस के पास मौजूद था उनके प्रति मुहैया कराए जाने का भी उन्होंने अनुरोध किया है, जिन्हें आरोप पत्र के साथ दायर किया गया था। कलिता अवैध गतिविधियां निवारण कानून के तहत न्यायिक हिरासत में है, लेकिन उसे जाफराबाद क्षेत्र के दंगों के सिलसिले में जमानत मिल गई थी। वहीं केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को लागू करने पर स्टे लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐतिहासिक कदम बताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि देश के विवेकपूर्ण नागरिकों को किसान आंदोलन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की सराहना करनी चाहिए। बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो कदम उठाया है वो एक ऐतिहासिक कदम है और ये राष्ट्र के हित में है। 90% आंदोलन जारी रखने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ईमानदार, निष्ठावान और समझदार नागरिकों को अब आगे आना चाहिए और आंदोलनकारी किसानों को समझाना चाहिए कि शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले तक उनके आंदोलन को खत्म करे। राजनेताओं को भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना कमेंट नहीं करना चाहिए। मनन मिश्रा ने कहा कि बीसीआई उस प्रावधान का विरोध करता है जिसमें एसडीएम या एडीएम को न्यायिक भूमिका दी गई हो। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सही वक्त पर यह पहल की है, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के 4 सदस्यों में से एक भूपेंद्र सिंह मान ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने और कोर्ट में वापस रिपोर्ट करने के लिए समिति से पुनर्विचार किया और साथ में वे समिति से हट भी गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा है कि उन्होंने बार एसोसिएशन के नेता के रूप में जारी रखने का अधिकार त्याग दिया है। ये देखते हुए कि एससीबीए के कार्यकारी समिति का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। दवे ने अपने संक्षिप्त पत्र में कहा है कि कुछ वकीलों द्वारा आरक्षण के कारण अनुसूची के अनुसार आभासी चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता। दवे ने कहा कि उनकी स्थिति को समझता हूं और मैं उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए अध्यक्ष के रूप में इन परिस्थितियों में आगे जारी रखना नैतिक रूप से गलत होगा। दवे ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदान की गई सहायता और सहयोग के लिए एससीबीए के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद किया। वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने भी कार्यकारिणी वरिष्ठ एससीबीए सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है। सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि हमने सभी बाधाओं को पार कर लिया है और पर्याप्त धन जुटाया, जिससे हमारे सदस्यों के एक बड़े हिस्से को मदद मिली जो वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। हमने पिछले फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली पर भयावह दंगों के पीड़ितों की मदद करने के लिए एक अभूतपूर्व अभियान चलाया। हम अतिरिक्त चैम्बर्स के संबंध में माननीय न्यायाधीश समिति से एक लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त करने में सफल रहे। हमने लाइब्रेरी एक को पुनर्जीवित किया और सभी पुस्तकालयों में पर्याप्त मरम्मत को प्रभावित किया। दवे ने हाल ही में 3 कृषि अधिनियमों को संवैधानिक चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद अदालत ने तीनों कृषि कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। बीएमसी द्वारा संभावित कठोर कार्रवाई से उसे संरक्षण देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाले अभिनेता सोनू सूद द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। डिंडोशी में सिटी सिविल कोर्ट ने पहले बीएमसी नोटिस के संबंध में सूद को संरक्षण देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के समक्ष सूद की अपील करते हुए उनके अधिवक्ता अमोघ सिंह ने तर्क दिया कि कानून की निर्धारित स्थिति पर विचार किए बिना ट्रायल का आदेश पारित किया गया था। बीएमसी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एवाई सखारे ने कहा कि सूद ने अदालत में क्लीन हाथों से संपर्क नहीं किया क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया था। न्यायमूर्ति पीके चौहान ने दोनों वकीलों को काफी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। सिंह ने कहा, ट्रायल अदालत ये नहीं कह सकती कि स्पीकिंग आदेश आवश्यक नहीं है, जो मामले की जड़ तक जाता है। बीएमसी के वकील अब ये तर्क दे चुके हैं कि निचली अदालत ने नोटिस पर रुख स्पष्ट कर दिया है, इसलिए अब स्पीकिंग आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बीएमसी द्वारा जारी नोटिस अस्पष्ट था और इसमें ये निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि अधिकृत विकास क्या है। मेरा तर्क यह है कि नोटिस केवल विशिष्ट होना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि क्या कार्य करना है। नोटिस में आरोप लगाया गया कि सूद द्वारा बीएमसी की स्वीकृत योजना से परे उसकी आवासीय संपत्ति पर अनाधिकृत परिवर्धन और परिवर्तन किए गए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुशीनगर में पुरातात्विक स्थल जहां भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, उस स्थल पर अनदेखी पर चिंता व्यक्त की है। खंडपीठ ने कहा कि पिछले वर्ष दिसंबर में पारित अपने पहले के आदेश का पालन नहीं किया गया था। उस आदेश के अनुसार अधिकारियों को कुशीनगर में संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल के करीब बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए निर्देशित किया गया था। न्यायालय ने अब जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर और राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने पहले के आदेश से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट के साथ सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहें। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.